Hello, Assalamu alaikum, Adab, welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss an important topic and very interesting topic, Revolt of 1857. Before starting the topic, let me say whatever I will teach here will be sufficient for your exam point of view. ठीक है। जब हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात आती है तो बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को एक वीकनेस होती है इसमें। आई कैन से जो डेट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद रखना, दैट इज़ क्वाइट अ बिग टास्क फॉर सम स्टूडेंट, दैट सीम्स। ठीक है। बट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा हिस्ट्री वाला दिल चाहिए। ठीक। बाकी ये जो बात डेटाज वगैरह जो हैं, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको लेक्चर में ही, ड्यूरिंग द लेक्चर आपको सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, रिवोल्ट ऑफ 1857। व्हाट वाज एक्चुअल रिवोल्ट ऑफ 1857? इसको बोला जाता है कि 1857 का आंदोलन। ठीक है। तो इंडियन हिस्टोरियंस इसको ज़्यादातर बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्टोरियंस बोलते हैं, या इसको अलग एक नाम भी दिया जाता है, रेबेलियन मूवमेंट ऑफ 1857। ठीक है। द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट इंडियन रेबेलियन। ठीक है। तो ये इसको कुछ नाम दिए जाते हैं बाय द इंडियन हिस्टोरियंस। बट अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसको ज़्यादातर नाम देते हैं द सिपॉय म्यूटिनी, द सिपॉय म्यूटिनी। ठीक, द सिपॉय म्यूटिनी। लेट अस हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक, वेदर इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपॉय म्यूटिनी, वो हम आगे देखेंगे कि ये क्या चीज़ थी। ठीक है। तो आपको एक पॉइंट में आपको यहाँ पे बताऊँगा, स्टार्टिंग में ही आपको एक पॉइंट में बताऊँगा। एक बुक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो किसने लिखी है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो लिखी है सावरकर ने। किसने लिखी है? वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक पॉइंट मिल रहा है आपको यहाँ से, ये आप नोट कीजिए कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ द बुक रिटन बाय वीडी सावरकर। क्योंकि अगर क्वेश्चन JKSSB या कोई भी एग्जामिनर होगा किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी का, तो वो अगर कुछ अलग सा क्वेश्चन सोचेगा तो वो यही सोच सकता है कि बुक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो किसने लिखी है। ठीक है। तो याद रखना वीडी सावरकर। तो स्टार्ट करते हैं हम। कॉज, वजूहत क्या रहे थे रिवोल्ट के पीछे, क्या वजूहत थे? ठीक है। व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड द रिवोल्ट, व्हाई द रिवोल्ट हैपेंड। ठीक। तो बिफोर डिस्कसिंग द पॉलिटिकल काज, आपको एक बात याद रखना है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले हम देख लेंगे कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, इन 1840। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलता था कि अगर कोई रूलर है, उसका अपना बेटा नहीं है, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर द थ्रोन विल नॉट द, दैट मीन्स द टेरिटरी ऑफ दैट रूलर विल डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बी annexed by the Britishers. That means it will be in under the control of Britishers. It will be under the control of Britishers. ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आएगी। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दैट मीन्स कि अगर कोई रूलर है वो मर गया तो उसकी जो टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल अगर रूलर के पास कोई बेटा नहीं है, अपना कोई बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो जो टेरिटरी जिसको वो रूल करता था वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी ने। तो एक और पॉलिसी थी, दैट वाज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस याद रखना। सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड वेल्लेसली ने। किसने? वेल्लेसली ने सब्सिडरी अलायंस प्रॉपर्टी दी थी। ठीक है, पॉलिसी दी थी। तो इसमें क्या होता था? सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है? द लैंड, ये क्या करते थे? ये कैप्चर करते थे लैंड। ठीक है, ये कैप्चर करते थे लैंड विदाउट एनेक्सेशन, जंग के बिना ये कैप्चर करते थे लैंड।
तो वहाँ पे जो रूलर्स होते थे ना, जिसको ये कैप्चर करते थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ एरिया कैप्चर किया, ठीक, तो वहाँ पे वो रूलर्स थे, उनको बहुत सारा कुछ मानना पड़ता था ब्रिटिशर्स का, जस्ट लाइक कि ब्रिटिशर्स आर द सुप्रीम पावर्स, ठीक है। तो वो जो फौज वगैरह थी ब्रिटिशर्स की, उनका जो सैलरी वगैरह था वो भी उसी को देना पड़ता था, किसको, रूलर को, जिस पे वो काबिज थे उस टाइम, ठीक है। तो ड्यू टू दिस द टेरिटोरी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जो ये टेरिटरी होती थी ये डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश के कंट्रोल में आती थी, ठीक। दैट मीन्स सिंपली दैट टेरिटरी लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस, तो वो टेरिटरी अपनी इंडिपेंडेंस को खो जाता था, ठीक है, बाय द सब्सिडरी अलायंस। तो ये दो चीज़ थे उस टाइम, पहले जो ब्रिटिशर ने लाए थे, एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस। मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी अलायंस किसने लाई थी, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाई थी, डलहौजी ने। तो ये एक दो और पॉइंट मिले हैं आपको यहाँ से नोट करने के लिए। जब मैं आपको बोलूँगा नोट करने के लिए तो ये अलग से एक एक शॉर्ट जो लिखिए कि हु इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस, दैट मीन्स वेल्लेस्ली ने, ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो ड्यू टू दिस पॉलिसीज दे एनेक्स्ड मनी प्रिंसली स्टेट्स और टेरिटोरीज एट दैट टाइम। जस्ट लाइक उन्होंने क्या किया, अगर हम बात करेंगे झांसी की, ठीक है, झांसी में क्या था, झांसी में एक रूलर था, ठीक, उसको क्या बोला गया था, उसको बोला गया जब उसकी डेथ हो गई थी तो थ्रोन किसको मिलना चाहिए, उसके सन को, लेकिन जो उसका सन था वो था अडॉप्टेड सन, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बोला कि ड्यू टू द अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो पॉलिसी हमने लाई थी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दिस अडॉप्टेड सन इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस, ठीक है। तो दैट मीन्स इन दिस वे दे एनेक्स्ड द झांसी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने आंदोलन में हिस्सा लिया। ऑब्वियसली था कि वो हिस्सा लेती क्योंकि उसके बेटे को थ्रोन नहीं मिला था, ठीक। तो सिमिलरली दे डिड दिस टू कानपुर में भी लास्ट पेशवा बाजीराव हैं, तो उसका भी एक अडॉप्टेड सन था नाना साहिब। तो उसको भी क्या किया, पेंशन देने से इनकार किया ब्रिटिशर्स ने। तो फिर क्या हुआ मसला, तो कानपुर को भी एनेक्स किया गया, ठीक। तो सिमिलरली दे एनेक्स्ड मनी प्रिंसली स्टेट्स लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, ठीक है। तो उन्होंने ये एनेक्स किए बाय द अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक। और एक प्रिंसली स्टेट थी, हम यहाँ पे आपको बताएंगे, दैट वाज अवध का जो रूलर था वो था नवाब वाजिद अली शाह। याद रखना, नवाब वाजिद अली शाह साहब को क्या बोला गया, उसको भी ऐसे ही बोला गया, दैट मीन्स देयर इज मिस गवर्नेंस इन योर एरिया। ऑन द pretext of misgovernance, Awadh was annexed by the Britishers. That means their policy of annexation was spreading, ठीक। याद रखना एक पॉइंट कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे ना, पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, ठीक है। लेकिन जब उनको लगा था इंडियंस आर इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली बैकवर्ड एंड दे आर इजी टू रूल, तो उन्होंने रूल्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उनमें से क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने स्टार्ट की है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ऐसे ही करके कि वी विल दे एनेक्स्ड मनी प्रिंसली स्टेट्स अंडर द थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक, और सब्सिडरी अलायंसेस। तो ब्रिटिश इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया, ठीक। लेकिन ये जो रूलर्स वहाँ पे रूल करते थे, जस्ट लाइक हमने अभी बात की थी कुछ प्रिंसली स्टेट्स की, वहाँ पे जो रूलर्स रूल करते थे, ठीक है, उनको एक पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उनको नहीं मिली। आफ्टर द एनेक्सेशन देयर स्टेट्स केम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। उनकी जो स्टेट्स थी वो तो ब्रिटिश के कंट्रोल में चली गई। तो फिर क्या हुआ, उनके अंदर ना एक नफरत बढ़ गई, ठीक है। तो एक नफरत बढ़ गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
कि हम आपको एग्जांपल बताएंगे नाना साहब ने क्या किया। नाना साहब ने अवेयर करना स्टार्ट किया लोगों को अबाउट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के खिलाफ उसने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। ठीक, तो दैट मीन्स अंदर से ही एक हैट्रेड थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो फिर इस हैट्रेड को एक दफ़ा एक स्टेज आया था जब उसको खाली चिंगारी की ज़रूरत थी, आग भड़कने की चिंगारी ज़रूरत थी। ठीक है, वो हम देख लेंगे आगे जाके इमीडिएट काज में। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और काज देखेंगे, एक और काज दैट वाज सोशल एंड रिलीजियस काज। सोशल एंड रिलीजियस काज, पहले बात करेंगे हम रिलीजियस काज की। हाउ रिलीजियस काज अफेक्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857, हाउ इट मतलब इसने कैसे मदद की रिवोल्ट ऑफ 1857 को उबारने में। ठीक है, रिलीजियस काज में आता है पहले ही एबॉलिशन ऑफ सती। सती एक रस्मी रवाज था उस टाइम हिंदूज़ में। ठीक है, याद रखना ये किसने, जो एबॉलिशन ऑफ सती ये किसने किया, ये याद रखना पॉइंट, लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड बेंटिक इन 1829। ये था एबॉलिशन ऑफ सती। एक और पॉइंट नोट कीजिए ये वाला कि जो सती थी ये किसने एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम किसने की, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वहाँ पे आपको एक और ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ऑप्शन, राजा राम मोहन राव, ही वाज सोशल रिफॉर्मर, ही वाज आल्सो अपोजिंग द सती सिस्टम, बट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल who was the first Britisher who abolished the सती सिस्टम, दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो याद रखना। तो सती क्या था कि अगर हस्बैंड मर जाते थे तो उसकी वाइफ को जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, बट चलो मान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये ठीक किया था कि दे अबॉलिश्ड दिस सती सिस्टम। ठीक है, मगर सबको अपना जो रिलीजन है, ठीक है, वो प्यारा है। ठीक, तो इंडियंस को, हिंदूज को क्या लगा था उस टाइम, दैट दे आर इंटरफेयरिंग इन अवर रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, रिलीजियस मैटर्स, तो एक नफरत बढ़की उनमें, उनके अंदर से एक नफरत बढ़की, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ के अंदर से, कंजर्वेटिव हिंदूज़ के अंदर से एक नफरत बढ़की अगेंस्ट द ब्रिटिशर, जब उन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया। ठीक, तो हो गया इनको भी नफरत हो गई। ठीक, सिमिलरली इन्होंने क्या किया, इन्होंने विडो रिमैरेज एक्ट लाया। फिर विडो रिमैरेज एक्ट इन 1856, मतलब जो ये विडोज़ वगैरह, फॉर एग्जांपल अगर उनका हस्बैंड मर जाता तो उनको भी जलाया जाता था, लेकिन जब उन्होंने एबॉलिश किया वो सिस्टम फिर तो वो विडो रह गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला फिर, तो उन्होंने बोला इनको कि यू कैन नाउ रिमैरी विथ एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो ये बात भी हिंदूज़ को अच्छी नहीं लगी। इट आल्सो हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज़। ठीक, तो ये भी एक वजह थी कि हिंदूज़ को एक नफरत बढ़ी, and they later on revolted against the Britishers on the pretext of these sentiments, hurting of sentiments। ठीक, सिमिलरली दे आल्सो एक और एक्ट लाया उन्होंने, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट में क्या हुआ, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट में ऐसा होता था कि अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल एक हिंदू, उसने अपना रिलीजन चेंज किया, तो हिंदूज़ के रस्म के मुताबिक उसको अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी फिर। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट लाया, तो ही वाज नाउ अलाउड टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। तो उसको अलाउ किया गया था कि अगर आपने रिलीजन भी चेंज किया लेकिन आपको अभी भी अपने फादर की प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो ये बात भी हिंदूज़ को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये थी कुछ वजूहात रिलीजियस काजेज़। ठीक है, रिलीजियस काजेज़ जिन्होंने इस रिवोल्ट को थोड़ा और बढ़ाया। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे सोशल काज की, सोशल काज में हम डायरेक्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स तो वाइट पीपल थे, जो इंडियंस थे वो तो या ब्लैक थे या ब्राउन पीपल थे। ठीक है, तो उनको क्या बोला गया था,
उनको बोला जाता था यू आर इन्फीरियर देन वाइट, दैट मीन्स देयर वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन among the between the Britishers and Indians. That means Indians were treated as second class people. ठीक, तो ये बात भी इंडियंस को अच्छी नहीं लगी। तो आग थोड़ा से भड़कता भड़कता जाता है, आगे देखेंगे कि जब ये पूरा एक्सप्लॉयड हो गया। ठीक, तो इसके बाद आता है इकोनॉमिक काज। ठीक है, इकोनॉमिक काज क्या था? इकोनॉमिक काज में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अगर बात करेंगे हम बिजनेसमैन की, लेकिन हम पहले बात करेंगे ब्रिटिश बिजनेसमैन की। उनको बोला गया था कि आप अपना सामान बेच सकते हो विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। उनको टैक्स से एग्जेप्टेड किया गया था। तो अगर हम देख लेंगे अब इंडियन बिजनेसमैन की, उनको बोला गया था कि आप टैक्स भरो। ठीक है, तो ऑब्वियस थिंग था कि उनके जो सामान वगैरह थे, उनकी कीमत भी बड़ी। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ा, फिर उनको compete करना पड़ता था विद द चीप प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, विद द चीप प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो उस टाइम के अगर आज भी आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक का कीमत ज़्यादा है, एक सस्ते में मिल रहा है, हैविंग सेम क्वांटिटी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप तो चीप वाला प्रोडक्ट ही लोगे। दैट मीन्स उस टाइम भी लोगों ने क्या किया, वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे फिर चीप प्रोडक्ट। तो जो ये इंडियन बिजनेसमैन थे, उनके लिए ये मुश्किल बन गया। तो उन्होंने भी क्या किया, फिर उन्होंने भी आगे जाके हिस्सा लिया। मतलब ब्रिटिश ने पूरी और पूरी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया की उस टाइम। ठीक है, इवन की हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज वर हार्मड बाय दीज ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से मशीन मेड प्रोडक्ट्स लाते थे, दैट टू विथ प्राइस लोअर प्राइजेस। ठीक है, तो ये ना, इसने पूरा और पूरा जो मार्केट था ना, इंडियन मार्केट, उसको ख़राब किया। ठीक, तो आगे जाके ये भी एक वजह बन गई रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ये हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले पहले क्या हुआ था, जिससे रिवोल्ट ऑफ 1857 उभरा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास मिलिट्री काज। व्हाट वाज द मिलिट्री काज? उस टाइम की बात अगर करेंगे, 87% जो ब्रिटिश ट्रूपर्स थे ना, वो थे इंडियंस। इंडियंस ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स सब कुछ जो भी काम होता था ना, वो इंडियंस करते थे। लेकिन जब क्रेडिट की बात आती थी, तो वो अपने को लेते थे, मतलब ब्रिटिशर्स को लेते थे। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उसको क्रेडिट मिलता था। लेकिन इंडियंस को क्या बोलते थे, इंडियंस को क्रेडिट नहीं दिया जाता था, आल्दो अगर सब कुछ वही करते थे। इवन कि मैं आपको बताऊंगा कि जो भी वार्स फॉट हुए थे, वो इंडियंस ने लड़े थे। ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस ने लड़ा था वार, जस्ट लाइक अफगान वार हुआ था। इवन कि सेकंड वर्ल्ड वार भी बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे, जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ा था। ठीक, लेकिन क्रेडिट किसको मिलता था? क्रेडिट तो ब्रिटिशर को मिलता था। एक और चीज़ क्या करते थे, वो इंडियंस को वो लो प्राइस देते थे, मतलब सैलरी कम देते थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। इंडियंस को सैलरी कम मिलती थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इंडियंस के लिए एक हाईएस्ट रैंक क्या थी आर्मी में, दैट वाज सूबेदार वाज हाईएस्ट रैंक फॉर इंडियंस। एंड जो उससे आगे जो रैंक्स होते थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए फिक्स्ड थे। ठीक है, तो ये बात भी अच्छी नहीं लगी किनको, इंडियन मिलिट्री आर्मीमैन को। तो ये तो ज़रूरी है, कहाँ लगेगी जब वो काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट दूसरे को मिल रहा है। तो ये भी एक वजह बना था किसको, 1857 की रिवोल्ट को उभरने में। ठीक, इसके बाद आता है इसी में मिलिट्री काज में ही जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट। पॉइंट याद रखना ये वाला, ये किसने लाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इन 1856 में जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट। आपको मैं बताऊंगा, अगर उस टाइम
अगर कोई हिंदू ना दूसरे कंट्री में जाता, ठीक है, हिंदू दूसरे कंट्री में जाता था, तो दैट मीन्स ही हैज़ टू क्रॉस द सी। अगर उसने क्रॉस किया सी, तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम ही हैज़ लॉस्ट हिज कास्ट। वो अपना कास्ट खोता था, ठीक है। अगर वो दूसरे कंट्री में जाता टू क्रॉस द सी, अगर उसने समंदर क्रॉस किया, सी क्रॉस किया, वो दूसरे कंट्री में चला गया, तो अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज कास्ट। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था? दैट मीन्स जो इंडियंस वर्किंग इन द ब्रिटिश आर्मी एट दैट टाइम मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड्स अक्रॉस द सी। दैट मीन्स उनको दूसरी जगह जाने पड़ेगा, काम करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दैट मीन्स दे हैव टू क्रॉस द सी। तो मैंने आपको बताया कि इफ क्रॉसिंग द सी, दैट मीन्स अल्टीमेटली देयर इज लॉस्ट ऑफ कास्ट। तो ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इंडियंस को। ये जो लाया था एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, किसने लाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। फिर आता है इसमें इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। व्हाट वाज इमीडिएट कॉज, ठीक है। इमीडिएट का अगर आपको कोई बताएगा ना, अभी अगर आप किसी को भी बताओगे कि 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, ही विल से ओनली दिस थिंग कि राइफल को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें वो पिग एंड बीफ लगा हुआ था, तो उसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। लेकिन याद रखना, इट वॉज ओनली अ स्पार्क टू सेट एब्लेज द कंट्री। ये खाली एक चिंगारी थी, इमीडिएट काज तो खाली एक चिंगारी थी। लेकिन मैंने आपको अभी हमने वो डिस्कस किए सारे काज, जो हमने अभी कहानी मैंने आपको इतनी बताई कि क्या क्या वजूहत रहे थे पीछे, जिसकी वजह से रिवोल्ट का आगाज़ हुआ था। हाँ, मानते हैं कि इमीडिएट काज में ये एक चिंगारी पड़ी, आग और आग भड़का, ठीक है। तो इमीडिएट काज में क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल क्या थी? मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप याद रखना कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल देयर वाज ब्राउन बीज राइफल थी जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे और इंडियंस वर्किंग इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक। कौन सी राइफल थी? ब्राउन बीज। तो इसको रिमूव किया गया था, मतलब इसके ऊपर एक और रिंट्रोड्यूस की गई थी एक और राइफल, दैट वाज न्यू एनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द ब्राउन बीज, न्यू एनफील्ड राइफल। तो क्या मसला था न्यू एनफील्ड राइफल में? उसके कार्ट्रिज जो थे उसको मुंह से निकालना पड़ता था, ठीक है। वो अगर आपने मूवी एक देखी होगी मंगल पांडे, जिसमें आमिर खान एक्टर हैं, उसमें वो दिखाया गया है उन्होंने कैसे वो मतलब कैसे उनको मुंह से निकालना पड़ता था। फिर उसमें वो जो गन पाउडर वगैरह थी वो क्या बोलते हैं उसको, बैरल के थ्रू से डालनी पड़ती थी, ठीक है। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर अलबत्ता मैं आपको ये बताऊँगा कि उसको मुँह से निकालना पड़ता था। तो एक अफवाह फैली थी कि जो ये कार्ट्रिज हैं इस पर पिग एंड काउ बीफ लगा हुआ है, तो देयर आकर्स रिलीजियस इशू आल्सो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बीफ है, काउ का गोश्त, ये हिंदूज़ में मतलब हिंदूज़ अगर कितना भी नॉन वेजिटेरियन होगा, लेकिन काउ उसके लिए क्या है? एक माता है, वो उसका गोश्त नहीं खा सकता है, ठीक है। और बात आएगी अब मुसलमानों की। मुसलमान कितने भी नॉन वेजिटेरियन होंगे, लेकिन जब बात आएगी पिग फैट की, दैट मीन्स इट इज़ टोटली एंड टोटली हराम इन इस्लाम, ठीक है। तो ये बात ना, ये जो काउ एंड पिग फैट जो लगी थी उस पर, इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। तो इंडियंस जो काम करते थे ना उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में, दे रिफ्यूज टू यूज़ दिस राइफल, ठीक है, दे रिफ्यूज टू यूज़ दिस राइफल। हम बात करेंगे आगे जाके, एवन कि ये इतना पंगा बढ़ गया कि मंगल पांडे एक इंडियन था वर्किंग इन द ब्रिटिश आर्मी, ही शॉट एन यूरोपियन ऑफिसर,
ठीक है, उसने एक और यूरोपियन ऑफिसर को मारा। इवन कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे एक रेजिमेंट को भी डिसबैंड किया। ब्रिटिशर्स ने पूरे एक रेजिमेंट को भी डिसबैंड किया। क्यों डिसबैंड किया? बिकॉज दे रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिज राइफल, न्यू कार्ट्रिज राइफल। तो क्या था इमीडिएट काज? इमीडिएट काज वाज ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल। न्यू राइफल कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी? न्यू एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई। किसको रिप्लेस किया था? उस न्यू एनफील्ड राइफल ने उसने रिप्लेस किया था ब्राउन बीज राइफल को। ठीक है, ब्राउन बीज राइफल को। दैट मीन्स ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इंडियंस को। दैट मीन्स इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। It hurt the sentiments of both the Muslims and Hindus, and the whole country was set ablaze. Set ablaze मतलब पूरी और पूरी कंट्री में ये आग भड़की और रिवोल्ट का आगाज स्टार्ट हुआ। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत आपको एक जनरल व्यू बताऊंगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। याद रखना कि ये जो रिवोल्ट हैं, हमने इसमें पढ़ा है कि हाउ व्हाट वर द फैक्टर्स दैट कॉज द रिवोल्ट। इसमें हमने पढ़ा था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस आपने पढ़ा है। आपको एक पॉइंट याद रखना है, इधर डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस किसने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, दैट मीन लॉर्ड वेलेस्ली ने। और एक था सिस्टम सब्सिडरी अलायंस, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डेलहाउसी ने। ठीक है, तो first princely state which was annexed by the doctrine of Lapus, under the doctrine of Lapus, that was Satara. Satara was the first princely state that was annexed under the doctrine of Lapus. याद रखना, तो कई princely state उन्होंने annex की by the doctrine of Lapus। ठीक है, just like सातपुर, नागपुर, सतारा, नागपुर, झांसी, याद रखना, ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो रिलीजियस काज में हमने आपको बताया कि आपको याद रखना है एबॉलिशन ऑफ सती। एबॉलिशन ऑफ सती किसने की? लॉर्ड बेंटिक ने। ठीक है, एक और एक्ट लाया गया था, विडो रीमैरेज एक्ट। कब लाया गया था? 1856 में। या रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, वो भी आपको याद रखना था, रखना है कि ये क्या था। ठीक है, तो इकोनॉमिक काज में हमने बताया है कि जो हैवी टैक्सेस लगाए गए थे ज़मींदार वगैरह पीजेंट्स पे। ठीक है, that means there was competitive drain of wealth, economic exploitation was done by the Britishers in the India. Even the whole handicraft and cottage industry was damaged by the Britishers handmade products coming from Britain. ठीक, मिलिट्री काज में हमने बताया कि सैलरी जो दी जाती थी इंडियंस को वो कम थी एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स। और जो रैंक्स थी वो फिक्स थी। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए वो रैंक्स फिक्स थी। और इंडियंस को हाईएस्ट रैंक क्या दी जाती थी? सूबेदार पोस्ट। ठीक है, तो एक और एक्ट लाया गया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। वो मैंने आपको बताया, याद रखना कि ये किसने लाया था? लॉर्ड कैनिंग ने लाया था इन 1856। लॉर्ड कैनिंग ने लाया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो इससे भी इंडियंस जो वर्क कर रहे थे उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, एक और पॉइंट ऐड करना, जो ये लॉर्ड कैनिंग थे, इसने विड्रॉ किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस। ये हम आगे भी देख लेंगे कि वाई ही विड्रॉ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस। ठीक, तो इसके बाद हमने पढ़ा था इमीडिएट काज में, हमने अभी आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये जो मैंने अभी जो आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यही मिलते हैं वहाँ पे। आप देखना प्रीवियस ईयर पेपर, किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी का प्रीवियस ईयर पेपर देखना, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, सो गाइज वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।